नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ कृतिका। 10 का एजेंडा लेकर हाजिर हूं मैं और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी का आज सत्याग्रह आज से शुरू हो रहा है। नए साल पर सपा का 24 घंटे का ये सत्याग्रह होगा, जहां सोलंकी पर कार्रवाई के बाद सरकार को घेरने की तैयारी इस वक्त समाजवादी कहीं ना कहीं करती नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की अगुवाई में यह सत्याग्रह होगा। आज दोपहर 12 बजे से सत्याग्रह शुरू होगा। गांधी प्रतिमा फूलबाग पर यह सत्याग्रह होगा समाजवादी पार्टी का। कानपुर से सत्याग्रह की शुरुआत होगी। तो 24 घंटे का यह सत्याग्रह होगा, जो आज करीब 12 बजे शुरू होगा और कल दोपहर 12 बजे तक रहेगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गांधी प्रतिमा फूलबाग पर यह सत्याग्रह होगा। आज दोपहर 12 बजे से सत्याग्रह शुरू होगा। 24 घंटे का सत्याग्रह। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी की अगुवाई में यह सत्याग्रह होगा और सीधे तौर पर सोलंकी पर जो कार्रवाई की गई उसके बाद में अब समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने की तैयारी कहीं ना कहीं अब कर रही है और इसीलिए 24 घंटे का सत्याग्रह समाजवादी पार्टी आज से शुरू कर रही है। आज दोपहर 12 बजे यह सत्याग्रह शुरू होगा और कल दोपहर 12 बजे तक सत्याग्रह चलेगा। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रामजी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रामजी, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास समाजवादी पार्टी के इस सत्याग्रह को लेकर? चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको लगातार बता रहे हैं कि अब इस वक्त कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है, क्योंकि आने वाले समय में नगर निकाय के चुनाव भी हैं और उसके बाद में लोकसभा के चुनाव। तो फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सरकार को घेरने की तैयारी इस वक्त समाजवादी पार्टी कर रही है। हमारे साथ संवाददाता रामजी शर्मा एक बार फिर से जुड़ गए फोन लाइन पर। रामजी, क्या कुछ ताजा अपडेट है सपा के सत्याग्रह को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार विपक्षी सरकार को घेरने का काम कर रही है, चाहे वो विकास के मुद्दे को लेकर हो, चाहे अपराध को लेकर के हो, या फिर किसी भी अन्य मुद्दे को लेकर के हो, जिसको लेकर के अब समाजवादी पार्टी के जो अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर ये सत्याग्रह जो नए साल में 24 घंटे का सत्याग्रह किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व कानपुर में जो आज विधानसभा से विधायक है अमिताभ वाजपेयी, उनके नेतृत्व में फूलबाग में गांधी प्रतिमा सत्याग्रह का आयोजन किया गया, जिसमें जो 24 घंटे तक ये सत्याग्रह चलेगा, जिसमें इनके मुख्य मुद्दे हैं जो विकास को लेकर के लगातार जो सरकार ने वादे किए तो उनको वादों को पूरा नहीं करना, चाहे कोई भी सीवर लाइन को लेकर के हो, चाहे वो जल निगम को लेकर के हो, या फिर जो सड़कें खराब पड़ी है उनको बनाने का काम हो, इन सभी मुद्दों के साथ सत्याग्रह किया जाएगा। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो उन्होंने रखा है उसमें इस बात का है कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी, उन पर लगातार जो पुलिस नकेल कस रही, शिकंजा कस रही, उनको कई मामलों में उन पर मुकदमे दर्ज किए गए। इस वक्त वो महाराजगंज जेल में बंद है। उनको लेकर के पुलिस उन पर एक तरफा कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजने का काम करे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर जो सरकार है विपक्षी को दबाने का काम कर रही है, मुकदमे दर्ज कर रही है, उन पर लगातार कार्रवाई करे। इन तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर के आज समाजवादी पार्टी के विधायक है अमिताभ वाजपेयी, उनके नेतृत्व में ये सत्याग्रह किया जा रहा है। इसी के माध्यम से सरकार को चेताने का काम किया जाएगा कि जिस तरह से सरकार विपक्षियों को फंसाने का काम कर रही है उसको बंद करे और जो न्यायप्रति के विपक्ष जो कार्य होता है वो किया जाए, और जो विकास के मुद्दे जो उन्होंने जनता से वादे किए थे उन वादों को पूरा करे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज 24 घंटे सत्याग्रह किया जाएगा। इसके साथ यदि इसके बाद सरकार की सुनवाई नहीं करती तो आंदोलन करने पर बात होंगे। इस पूरे मामले जब अमिताभ वाजपेयी ने फोन पर बात की तो उन्होंने साफ तौर पर सिखाया है कि विपक्षी को जिसका दबाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, यदि उसको बंद नहीं किया गया तो अभी तो सत्याग्रह किया जा रहा है। इसके साथ ही सड़क पर उतरकर आंदोलन भी इस सरकार के खिलाफ किया जाएगा। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राम जी। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की दिल्ली से, जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज दौरा है। अपनी भाभी की 13वीं में आज शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अपने पैतृक गांव भभौरा में 13वीं का ये आयोजन होना है। करीब 5 घंटे तक जिले में रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे, यूपी बीजेपी अध्यक्ष उपेंद्र चौधरी भी इस दौरान वहां मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज भगोड़ा के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां पर उनकी भाभी की 13वीं का आज 13वीं होनी है और इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। साथ ही आपको बता दें
कि इस दौरान कई मंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वहां पर इस दौरान मौजूद रहेंगे और साथ ही ब्रजेश पाठक भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पैतृक गांव भभौरा में आज 13वीं का आयोजन होना है। उनकी भाभी की मृत्यु के बाद में 13वीं का आज आयोजन है और करीब 5 घंटे तक जिले में रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। करीब 5 घंटे तक आज जिले में रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश चौहान इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने पैतृक गांव जाएंगे, जहां पर उनकी भाभी का जो 13वीं का संस्कार है उसमें शामिल होंगे। उनके साथ साथ केंद्रीय मंत्री महेंद्र पांडे भी उनके साथ शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक भी इस 13वीं संस्कार में शामिल होंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की, तो भूपेंद्र चौधरी भी 13वीं संस्कार में शामिल होने के लिए केंद्रीय जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके पैतृक गांव जाएंगे, जहां पर 13वीं संस्कार में शामिल होंगे। अगर हम उनके पैतृक गांव की बात करें तो चंदौली के भभौरा गांव में उनका पैतृक गांव है, जहां पर वो आज जो 13वीं संस्कार है उस संस्कार के आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम हस्तियां शामिल होंगी। कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह जब अपने पैतृक गांव में मौजूद रहेंगे तो तमाम पारिवारिक लोगों से वो मुलाकात करेंगे और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बात करें तो वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं 13वीं संस्कार में जब वो शामिल होंगे तो जो मृतक आत्मा है उन पर जो है पुष्पांजलि भी अर्पित की जाएगी। साथ ही साथ कहा जाता है, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ये मान्यता है कि 13वीं संस्कार के बाद जो मृतक आत्मा है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो कहीं ना कहीं इस 13वीं संस्कार में जब राजनाथ सिंह शामिल होंगे तो वहां पर तमाम जो है उत्तर प्रदेश के राजनीति से जुड़े हुए लोग भी पहुंचेंगे कि जिस तरीके से पैतृक गांव से अगर हम बात करें भभौरा की, तो वहीं से ही राजनाथ सिंह ने पढ़ाई की है, साथ ही साथ वहीं से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। आज जब वो पैतृक गांव में मौजूद रहेंगे तो तमाम लोगों से, अपने परिवार के लोगों से, गांव के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए नीलेश। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की दिल्ली से, जहां पर क्रिकेटर ऋषभ पंत को इस वक्त दिल्ली लाया जा सकता है। दरअसल प्लास्टिक सर्जरी के लिए उन्हें दिल्ली लाया जा सकता है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। पंत का इलाज देहरादून के मैक्स अस्पताल में इस वक्त लगातार जारी है। तो पंत का इलाज जो है वो देहरादून के मैक्स अस्पताल में इस वक्त किया जा रहा है। कल उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी गाड़ी जो है हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। हालांकि गाड़ी की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, क्योंकि गाड़ी हादसे के बाद में इस गाड़ी में आग लग गई थी और गाड़ी धुंध होकर पूरी जल गई। लेकिन ये हादसा काफ़ी तेज हुआ था, काफ़ी ज़ोरदार ये हादसा हुआ था, जिसमें बाल बाल बचे कल क्रिकेटर ऋषभ पंत। उत्तराखंड के रुड़की में ये हादसा कल हुआ था, जिसके बाद में उन्हें वहीं पे अस्पताल में भर्ती कराया गया। देहरादून के मैक्स अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज इस वक्त लगातार जारी है। हालांकि उनकी तबीयत अभी स्थिर बताई जा रही है और अब जानकारी मिल रही है कि क्रिकेटर ऋषभ पंत को दिल्ली लाया जा सकता है। प्लास्टिक सर्जरी के लिए उन्हें दिल्ली लाया जा सकता है। तो कल ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, हादसा हुआ था और इस दुर्घटना में क्रिकेटर ऋषभ पंत बाल बाल बचे थे। दरअसल वो अपनी मां से मिलने के लिए अपने घर जा रहे थे, उनको सरप्राइज देने के लिए, लेकिन इस दौरान उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन इस वक्त जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में? कैसी तबीयत है ऋषभ पंत की और साथ ही उन्हें कब दिल्ली लाया जाएगा, इस पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, हादसे के बाद ऋषभ पंत की जो हालत है उस पर बनी हुई है। उनके दिमाग और रीढ़ की हड्डी में, जिसको लेकर सबसे ज्यादा चिंता थी, वहां कोई चोट नहीं है। उनके घुटने और पैर में
स्कैन होना बाकी है। पंत के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी यूं तो मैक्स में बेसिक रूप से हुई है, पर शायद एक और सर्जरी की तैयारी है, जैसा सूत्र बता रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अनुपम खेर और अनिल कपूर भी पंत से मिले हैं। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर और अनिल कपूर ने दोनों से मुलाकात की है जी। इससे पहले जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं सचिव जैसा, उन्होंने भी पंत के परिवार से बात की है। जानकारी एक ये भी है कि पंत से आज डीडीसीए की टीम यानी दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन की जो टीम है वो आज देहरादून आ सकती है। उसके जो अध्यक्ष हैं श्याम शर्मा, उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो ऋषभ पंत को हम एयरलिफ्ट कराएंगे और उनके पंत के घुटने और टखने का, क्योंकि कल जब वो गाड़ी उनकी एक्सीडेंट हुई थी तो पैर में ज्यादा चोट है और एक प्लेयर के लिए पैर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको दोबारा मैदान में आना है। डॉक्टरों का कहना है कि ये ज्यादा गंभीर स्थिति नहीं है, उनकी स्थिति ठीक है। हालांकि पंत के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, तो आज देखना होगा कि बीसीसीआई की टीम, डीडीसीए की टीम क्या निर्णय लेती है। फिलहाल ऋषभ पंत खतरे से बाहर रहे और उनका मैक्स में सामान्य इलाज चल रहा है। तो क्या उन्हें दिल्ली लाया जाएगा आज, इसको लेकर अपडेट? जी देखिए, डीडीसीए की टीम में निर्णय लेगी जी, उनसे क्या करना है। वो पहले मैक्स के डॉक्टर से भी बात करेगी, जी बिल्कुल, बीसीसीआई के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बातचीत करेगी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब मेरठ की, जहां पर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर मेरठ में देखने को मिला है। बीजेपी तेल माफिया पर मुकदमा दर्ज किया गया है और न्यूज़ वन इंडिया की खबर का डीएम ने खुद संज्ञान लिया है। डीएम के आदेश के बाद में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तेल माफिया बीजेपी अल्पसंख्यक युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। किठौर थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, न्यूज़ वन इंडिया की खबर का खुद डीएम ने संज्ञान लिया है। डीएम के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया है। तेल माफिया बीजेपी अल्पसंख्यक युवा मोर्चा का है मंडल अध्यक्ष। जब डीएम ने खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लिया तब इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज होने के बाद अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। किठौर थाने में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अतुल इस वक्त जुड़ गए हैं। अतुल, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? देखिए कीर्तिका, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए, मेरठ की बात की जाए, किसी भी माफिया को बख्शीश नहीं है। लगातार देखा जाए तो माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। मेरठ के भाजपा के मंडल अध्यक्ष है, युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष है, जो माफिया है तेल माफिया, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लगातार देखा जाए तो काफी दबाव के बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है। भाजपा के कई बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी पड़ी थी। उसके बाद इस मुकदमा को जिला अधिकारी के आदेश के बाद थाना किठौर प्रभारी अरविंद कुमार शर्मा ने दर्ज किया है। लगातार देखा जाए जो माफिया है उसकी तलाश की जा रही है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार का साफ कहना है कि किसी भी माफिया को कोई बख्शीश नहीं होनी चाहिए। वही देखने को मिला है कि मेरठ के अंदर तेल माफिया फैजी खान, जो भाजपा का युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष किठौर है, उसी को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। लगातार देखा जाए तो जिस तरह से मेरठ के अंदर माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे थे, जिला आपूर्ति विभाग अधिकारियों ने जाकर के एक वहां पर जाकर के टीम गठित की गई। लगातार शिकायत मिल रही थी, उसके बाद में मौके पर जाकर के जो टीम है उसने कार्रवाई की, वहां से तेल बरामद किया, जो उपकरण है वो बरामद किए। उसके बाद देखा जाए तो भाजपा के जो पूर्व विधायक है सतवीर त्यागी, वो इसमें सम्मिलित पाए जा रहे थे। उन्हीं के संरक्षण में कहीं ना कहीं ये तेल का जो काला कारोबार है वो चल रहा था। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो भाजपा के नेता हैं उनकी साख साफ पर रखी रह गई। लेकिन जिला अधिकारी ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि किसी भी माफिया को कोई मेरठ के अंदर बख्शीश नहीं मिलेगी। ऐसे माफियाओं पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कोई भी नेता इसमें सामने आता है, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। कोई भी नेता हो या फिर किसी का भी संरक्षण हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। वहीं विपक्ष के जो नेता है शाहिद मंजूर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से विपक्ष पर भाजपा राजनीति करती है, लगातार देखा जाए तो क्या इन माफियाओं पर भी बुलडोजर चलेगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी जो अधिकारी हैं वो संज्ञान ले रहे हैं कि आगे भी इसमें और जो बड़ी कार्रवाई जल्द हो सकती है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अतुल। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण ने बिना नक्शा पास कराए 4 पेट्रोल पंपों को सील कर दिया है। इसके अलावा 18 दुकानों पर को भी सील किया गया है। तो वहीं सक्षम अधिकारी संतोष कुमार के नेतृत्व में प्राधिकरण की टीम ने गांव शिवाली के पास कृष्ण अवतार, अजब सिंह और विशन कुमार की 18 दुकानों को भी सील किया है। तो आपको बता दें कि बुलंदशहर में बिना नक्शा पास कराए 4 पेट्रोल पंपों को सील किया गया और साथ ही कई दुकानों को भी इस वक्त
सील करने की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। बिना नक्शा पास कराए 4 पेट्रोल पंपों को सील किया गया है। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की तरफ से ये कार्रवाई की गई। बिना नक्शा पास कराए 4 पेट्रोल पंपों को सील किया गया है। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बिना नक्शा पास कराए ही 4 पेट्रोल पंपों को सील किया गया है। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अशोक कुमार जुड़ गए हैं। अशोक, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास में इस कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दूं कृतिका, बुलंदशहर में विकास प्राधिकरण ने करीबन 4 पेट्रोल पंप को सीज करा है, 18 दुकानों को सीज करा है। मानचित्र के अनुसार इन पर काम नहीं हुआ था, जिसको लेकर अनियमितता पाई गई थी, जिसको लेकर लगातार इनपुट मिल रहे थे। शिकायत के आधार पर इन 4 पेट्रोल पंप को मानचित्र नहीं पाया गया था। विकास प्राधिकरण की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। ये बुलंदशहर के जगीराबाद रोड पर ये पेट्रोल पंप हैं और 18 दुकानें हैं जिसको रोड पर बनाई गई थी, जो विकास प्राधिकरण की जो जियो होता उनके अनुसार नहीं बनाया गया था। इस पर बड़ी कार्रवाई की गई थी और डीएम लगातार इस पर एक मॉनिटरी एक टीम गठित की गई थी और लगातार इनपुट मिल रहे थे, उनके अनुसार बड़ी कार्रवाई की गई है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अशोक। वहीं बुलंदशहर में डॉल्फिन और अन्य जलीय जीवों के संरक्षण के लिए वन विभाग ने प्रबंधन योजना तैयार की है और इस बात की जानकारी देते हुए प्रभागीय वन अधिकारी विनीता सिंह ने बताया कि नरोरा से लेकर गढ़मुक्तेश्वर तक जो गंगा नदी का स्ट्रेच है वो रामसर साइट घोषित है। इसे अपर गंगा नहर कहते हैं, जिसमें घड़ियाल, डॉल्फिन, कछुए और जो भी जलीय जीव हैं उनके संरक्षण के लिए काम किए जाएंगे। इसके लिए मैनेजमेंट ने प्लान बनाकर फंडिंग के लिए भी भेजा है। को जानकारी होगी कि नरोरा से लेकर गढ़मुक्तेश्वर तक ये रामसर साइट डिक्लेयर है, जो गंगा का स्ट्रेच है। इसे अपर गंगा नहर कहते हैं और अपर गंगा कहते हैं, जिसमें ये घड़ियाल और डॉल्फिन्स, टर्टल्स और जो भी जलीय जीव हैं उनके कंजर्वेशन के लिए काम किए जाएंगे। इसका हमने मैनेजमेंट प्लान बना के भेजा हुआ है फंडिंग के लिए और ये स्ट्रेच पूरा 63 किलोमीटर्स का है, जो बुलंदशहर में पड़ता है, सियाना से लेके नरोरा तक। नई पेंशन नीति के खिलाफ शिक्षक संघ अब सड़क पर उतर आया है, जहां तमाम शिक्षकों ने नई पेंशन नीति का विरोध करते हुए सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर देश में दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है। जब विधायकों और सांसदों को पेंशन की सुविधा मुहैया कराई जा सकती है तो शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। साथ ही शिक्षकों ने सीएम से भी इस मामले में आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। बता दें कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के बैनर तले तमाम शिक्षकों ने संभल जिले के पवासा स्थित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों शिक्षकों ने नई पेंशन नीति का विरोध करते हुए पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाई। साथ ही कहा कि हमारी बात को नहीं सुना गया तो प्रदेश स्तर पर नई योजना बनेगी और आगे की दृढ़ नीति तैयार की जाएगी। हमने आज नई पेंशन के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि पुरानी पेंशन एकमात्र सहारा होता है, बुढ़ापे की एकमात्र लकड़ी होती है, जिससे कि हमारे परिवारों को ये सुरक्षा मिलती है कि रिटायरमेंट के बाद भी हमें पुरानी पेंशन मिल जाएगी। लेकिन अब जो ये नई पेंशन योजना लागू की गई है तो हम सब लोग जो हैं वो डेली बेस के मजदूर बनकर रह गए हैं, जबकि सरकार का अपूर्ण विश्वास पूरी तरह से हमारे ऊपर है। चाहे बाल गणना हो, चाहे जनगणना हो, कोई भी कार्य होता है सरकार पूरे विश्वास के साथ हमसे काम लेती है। कोरोना काल में भी हमने, हमारे साथियों ने, सब ने मिलकर कोरोना की टेस्टिंग की, अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना काल में इलेक्शन कराया और उस इलेक्शन में कितने साथियों ने हमारे अपनी जान से हाथ धोए, कितने परिवार बर्बाद हो गए। चाहे वो राशन वितरण का काम हो, कोई भी काम हो, जब हमारे ऊपर सरकार का इतना विश्वास है तो फिर हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों है। वहीं मैनपुरी में किसान की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस बुलडोजर लेकर उसके घर पहुंच गई।
जिससे गांव में हड़कंप मच गया। बता दें कि 3 दिन पहले बेवर क्षेत्र के नगला पैच गांव में आरोपी राधेश्याम शराब के नशे में तमंचा लहराते हुए किसान दीपक पर फायर करने लगा। तभी दीपक ने मना किया तो उसने शराब के नशे में गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। उसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए उसके घर बुलडोजर लेकर पहुंची। फिलहाल आरोपी घर पर नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस परिजनों को चेतावनी देकर वापस लौट गई। तो मैनपुरी में हत्या के आरोपी के घर पर पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गिरफ्तारी न होने पर परिजनों को चेतावनी देकर पुलिस फिलहाल वापस आ गई। अधिक जानकारी के साथ अभिषेक जैन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में? बिल्कुल कृतिका, मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है ये मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र का है, जहां पर 3 दिन पहले यहाँ एक गांव पड़ता है नगलापेट। यहाँ का रहने वाला एक दीपक, जो कि खेत में आलू की खुदाई कर रहा था, उसी वक्त एक राधेश्याम नाम का युवक शराब के नशे में धुत होकर वहां आता है और वहां अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है तमंचे से। जिसके बाद दीपक उसको फायरिंग करने के लिए जब मना करता है तो उससे नाराज होकर उसी पर ही फायर कर देता है, जिसके बाद दीपक की मौके पर ही वहां पर मौत हो जाती है। और जैसे ही मौत की सूचना आसपास के ग्रामीणों को लगती है, तत्काल ग्रामीण वहां मौके पर पहुंचते हैं। उसके बाद वो मौका पाकर जो आरोपी होता है वो फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और एडिशनल एसपी भी मौके पर पहुंचते हैं, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी। जिसके बाद पुलिस उसके गाँव पहुंची दबिश के दौरान और पुलिस बुलडोजर लेकर वहां पहुंची थी। जैसे ही बुलडोजर लेकर पुलिस गाँव में पहुंची तो दहशत का माहौल देखने को मिला। हालांकि आरोपी अपने घर पर नहीं मिला और वहां से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने परिजनों को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी कराई जाए। जी कृतिका। चलिए, शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नए साल पर कानून और शांति व्यवस्था के मद्देनजर बहराइच के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने नगर के प्रमुख स्थानों पर पैदल भ्रमण किया। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि जिले के विभिन्न होटल, रिजॉर्ट, मैरिज लॉन और अन्य स्थानों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने बताया कि नए साल के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है और ऐसे में सुरक्षा बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी किया गया। राजस्थान सरकार राज्य कर्मचारियों के हितों को लेकर के हमेशा क्रियाशील है और इसी कड़ी में सीएम अशोक गहलोत की ओर से अलग अलग संगठनों की मांगों के अध्ययन और विश्लेषण के लिए गठित खेमराज कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सीएम गहलोत को सौंपी है। राजस्थान सरकार राज्य कर्मचारियों के हितों को लेकर हमेशा क्रियाशील रही है और इसी कड़ी में सीएम अशोक गहलोत की ओर से अलग अलग संगठनों की मांगों के अध्ययन और विश्लेषण के लिए गठित खेमराज कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सीएम गहलोत को सौंप दी है। रिपोर्ट के परीक्षण करवाकर कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। कमेटी की ओर से पहले भी रिपोर्ट 2 फरवरी 2022 को पेश की गई थी। बता दें कि साल 2021-22 के बजट में अलग अलग कर्मचारियों एवं अधिकारी संगठनों के अध्ययन और विश्लेषण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की गई थी। और इसी के साथ फिलहाल 10 के एजेंडे में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।